देश की अराउंड 40% पॉपुलेशन ऐसे स्टेट्स में रहती है जिनके पास में समुद्र का किनारा है, और ये जो 40% पॉपुलेशन है ये देश की जीडीपी का 60% से थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे लैंडलॉक स्टेट्स है वहाँ पर 60% से ज़्यादा देश की पॉपुलेशन रहने के बावजूद जीडीपी की कंट्रीब्यूशन 40% से थोड़ी कम आती है। तो ये उल्टा हिसाब क्यों? क्या कोस्ट होने की वजह से, समुद्र का किनारा होने की वजह से कोई स्टेट इतने ज़्यादा बेनिफिट में आ जाता है कि वो अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, या फिर दोनों कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट्स के अपने फायदे नुकसान होते हैं जो कि दोनों को इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देते हैं? इन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कोस्टल स्टेट्स को किस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से ये इनको फायदा पहुंचाते हैं। मेनली जो वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स होता है किसी भी देश के लिए वो होता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है इनके लिए कॉस्ट एक काफी मायने जो रखता है वो है लॉजिस्टिक्स। पोर्ट यानी आप कहे तो बंदरगाह इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए दरवाजा होता है, और इसलिए जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो समुद्र के थोड़ा पास में रहना प्रेफर करती है ताकि उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम हो पाए। बहुत ज्यादा अगर वो लैंडलॉक स्टेट के अंदर होंगे तो समुद्र किनारे तक पहुंचाने के लिए इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा जो कि प्रॉफिट्स के अंदर हिट कर सकता है। दूसरा जो एक मेजर बेनिफिट मिलता है कोस्टल स्टेट्स को इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली वो है ज्यादा बारिश। अगर हम देश के शेप को देखें तो दोनों जो ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग है वहां पर हमें घाट नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं। ये जो पहाड़ है वो इन स्टेट्स के कुछ रीजन्स के अंदर हम कहें तो लेस देन 20% लैंड एरिया के अंदर ज्यादा बारिश ले आते हैं। उसके बाद में तो रेन शैडो रीजन होता है, लेकिन ये जो रीजन्स पहाड़ और कोस्ट के बीच में होते हैं ये बहुत ज्यादा बारिश ले आने में सक्सेसफुल रहते हैं नेचुरली, जिसके कारण यहाँ पर सस्टेनेबली ईयर लॉन्ग पानी का जो सप्लाई है वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण फार्मिंग ज्यादा हो सकती है, ज्यादा डेंस तरीके के क्रॉप फार्मिंग हो सकती है, शहरों के अंदर पानी को सस्टेन किया जा सकता है, ज्यादा पॉपुलेशन को इजीली सस्टेन किया जा सकता है। और अगर हम पिछले 100, 150, 500 साल के हिसाब से बात करें तो ये ही मेन फैक्टर्स हुआ करते थे किसी भी पॉपुलेशन की ग्रो और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए, शहर के बनने के लिए, और कोस्ट के पास वाले रीजन को ये फायदा मिलता है ज्यादा इस तरीके के शहर डेवलप करवाने के लिए। अब ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है किसी भी कोस्टल स्टेट को आज की 21st सेंचुरी के अंदर ज्यादा प्रेफरेबल बनाते हैं कई सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कोस्टल स्टेट्स के अंदर ही सेटअप हो सकती है, वो दूसरे स्टेट्स में सेटअप हो ही नहीं सकती जो इनलैंड है। और उनमें से कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। अब वो नहीं समझ लेते हैं। पहले अगर इस तरीके की बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो वो है फिशिंग। देश का 1% पॉपुलेशन फिशिंग के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है एज देयर इनकम, और इसकी वजह से कोस्टल स्टेट्स के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हिस्से ये बनते हैं। दूसरा है रिग्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सी माइनिंग, इन जैसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट्स के अंदर हो सकती है, समुद्र के अंदर हो सकती है। इसके बाद में आता है टूरिज्म। कोस्टल टूरिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल टाइप का टूरिज्म होता है जो डिपेंड नहीं करता है किसी हिस्टोरिक साइट पर, किसी प्रिजर्वेशन पर, और अगर ठीक से प्रयास किए जाए तो कोई भी बीच जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जो कि कोस्टल स्टेट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाता है। छोटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सॉल्ट प्रोडक्शन जैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ कोस्ट वगैरह के अंदर की जा सकती है सस्ती तरीके से, और इनलैंड अगर हम करने जाए माइनिंग सॉल्ट वगैरह तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम कुछ मेजर बहुत ज्यादा महंगे और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज की बात करें जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन है तो वो भी कोस्टल स्टेट्स में होती है। अगर हम रिफाइनरीज को देखें, स्टील प्लांट्स को देखें तो वो भी कोस्ट के पास में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश के अंदर हुआ करते थे वो थे मिस्टर JRD टाटा, जिनके बारे में आप कुको FM पर सुन सकते हो, जहां पर आपको इसी तरीके के हजारों तरीके के ऑडियो बुक्स, बुक समरीज सुनने के लिए मिलेंगे जो आपको नॉलेज के साथ साथ आपके टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए मदद करते हैं। अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो तो आपको PD50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही 50% का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। लेकिन ये जो ऑफर होगा ये पहले 50 यूजर्स के लिए ही वैलिड होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब ऐसा नहीं है कि कोस्टल स्टेट्स ही सारे बेनिफिट ले जाते हैं, जो हमारे लैंडलॉक स्टेट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली बात, लैंडलॉक स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा फ्लैट जमीन मौजूद होती है। अगर फिर से देश की जियोग्राफी को देखें तो बीच का जो ज्यादातर रीजन है वो है प्लेटो, समतल सपाट जमीन। इसके ऊपर रोड्स बनाना, रेलवे बनाना, कोई भी बड़ा इंफ्रा डेवलप करना ज्यादातर आसान होता है कंपेयर टू किसी भी तरीके का कोस्टल रीजन जहां पर इंडियन कोस्ट आने तक आपको छोटे मोटे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ इंफ्रा को महंगा बनाते हैं। अगर सेंट्रल इंडिया में आपको पहाड़ देखने भी मिले तो वो कंपेयर टू हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट या फिर हमारे जो हिमालय के पास वाले रीजन है उनसे बहुत छोटे देखने मिलेंगे, जिसके कारण वहां पे कॉस्ट ऑफ इंफ्रा बहुत कम होता है जिसका कई सारे स्टेट्स फायदा उठा चुके हैं।
दूसरी बात है रिलायबल पेरिनियल बड़ी रिवर्स। जब नदियां कोस्ट के पास में आना शुरू होती है तो उनका डेल्टा बन जाता है, कुछ जगहों पे उनका क्रीक बन जाता है जिसका पानी खेती के लिए सुटेबल नहीं है। उसके पहले भी नदी जो है डेल्टा बनते बनते इतनी ज्यादा स्प्लिट हो जाती है और कई बार पूरी तरीके से पेरिनियल नहीं रह पाती, जिसकी वजह से नदी पे डिपेंड करके खेती करना ज्यादा डिफिकल्ट है। बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण मल्टीपल हाई डेंसिटी क्रॉप सस्टेन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं हो पाती किसी साल ड्रॉट वगैरह के कारण तो कोस्टल स्टेट्स को इसका ज्यादा नुकसान होता है। जो इंटरनल हमारी रीजन्स है यहाँ पर मे भी बारिश बहुत ज्यादा होती ना हो, लेकिन अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, गोदावरी नदी की, गंगा नदी की जो हिमालय से सह्याद्री से निकलती है, ये एटलीस्ट नदी के पास वाले रीजन्स के अंदर एक रिलायबल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराते हैं जहां पर इनके जरिए खेती की जा सकती है, जो कि इनको एक बहुत बड़ा फायदा दिलाता है। दूसरी बात है इनको कोई भी नेचुरल कैलामिटी का डर नहीं रहता है। जिस तरीके से कोस्टल स्टेट्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने मिलती है तो यहाँ पर रेगुलर फ्लडिंग होती है, हरिकेन्स, टाइफून्स जैसी समस्या यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कभी कभार सुनामी भी आ सकती है और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की समस्या भी है। लेकिन जो इनलैंड स्टेट्स है इनको इन चीज़ों की दिक्कत देखनी नहीं पड़ती। साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी जो कोस्टल स्टेट्स है उनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जबकि जो इनलैंड स्टेट्स है उनको इन चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। वल्नरेबल टाइम्स के अंदर भी कोस्टल स्टेट्स पहले रिस्क पर आते हैं, जबकि इनलैंड स्टेट्स के ऊपर इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनली कंक्लूजन में आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोस्टल स्टेट्स या लैंडलॉक स्टेट जो है किसी भी स्टेट को डिफाइन कर देती है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन स्टेट्स ने अपना कोस्ट का बहुत फायदा उठाया है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी अच्छी है। एट द सेम टाइम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये स्टेट्स जो है वो इतना ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए अपने कोस्ट का होने के बावजूद। एट द सेम टाइम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और इनफैक्ट आज के डेट में तेलंगाना भी ऐसे स्टेट्स है जिनके पास में कोस्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमी यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो 21st सेंचुरी इकोनॉमिक्स के अंदर कोस्ट इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता जितना मे बी 50 या 100 साल पहले प्ले किया करता था। तो इसके लिए ये कोई बैरियर नहीं रहा है, बस आप कह सकते हो एक जहाँ पे बेनिफिट है दूसरी तरफ वहाँ पे लॉस बनता है। फिर से आपको मैं एक बार याद देना चाहूंगा कि आप कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, जहां पर पहले 50 यूजर्स को PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही 50% का बेनिफिट मिलता है। तो कुको एफएम को चेकआउट करना ना भूले।